नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर इतिहास के अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है क्या कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा कब गया था। तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। तो ये सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि पानीपत कहां पर है, हरियाणा में। तो पानीपत का ये जो प्रथम युद्ध है वर्ष 1526 में लड़ा गया था। अब यहां पे पूछा गया कि ये युद्ध किन लोगों के बीच लड़ा गया। तो चार ऑप्शन है। पहला है बाबर और राणा सांगा, दूसरा है शेरशाह सूरी और अकबर, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो याद रखेंगे कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो इब्राहिम लोदी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि वो लोदी वंश का और सल्तनत काल का सबसे अंतिम सुल्तान माना जाता है। और इसे पराजित करने वाला जो व्यक्ति हमको दिखाई देता है वो है बाबर। और इसी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है अपने मुगल वंश की स्थापना की थी। और कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि इस बाबर को भारत में बुलाने वाला कौन है। तो याद रखेंगे आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, इन दोनों ही व्यक्तियों ने बाबर को निमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध का जो परिणाम है उसमें ये रहा कि बाबर इस युद्ध में विजयी रहा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी, उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया और परिणाम ये रहा कि बाबर इसमें विजयी रहा। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए बाबरी ये जो एक पुस्तक है, पूछा गया है कि ये किस भाषा में लिखी गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पुस्तक है किसकी, किसके बारे में ये पुस्तक है। तो तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है ये बाबर के द्वारा लिखी गई है और ये बाबर की आत्मकथा है। मतलब बाबर ने स्वयं लिखा है, ये उसकी आत्मकथा है। और ये उसमें उसने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, किस भाषा में लिखी गई है। चार ऑप्शन है। पहला फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा तुर्की, चौथा है उर्दू। तो याद रखेंगे तुजुक ए बाबरी जो पुस्तक है वो तुर्की भाषा में या टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है। किसके द्वारा? स्वयं बाबर के द्वारा, यानी कि बाबर की वो आत्मकथा है। अब साथ ही साथ क्योंकि पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो उनमें से एक जानकारी आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि बाबर ने अपनी इस आत्मकथा में ये बताया हुआ है कि वो अपने पिता पक्ष की ओर से, मतलब वो पिता के साइड से जो है वो तुर्की से रिलेटेड है, यानी कि तैमूर लंग का वंशज बताया उसने अपने को पिता साइड से। और माता के पक्ष की ओर से, माता साइड से उसने, मदर साइड से उसने ये बताया है कि वो चंगेज खां यानी कि मंगोलों का वंशज है। तो ये सारी जानकारी भी उसने दी है इसी पुस्तक में। साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि जब वो उसने भारत पर आक्रमण किया था 1526 के आसपास, तो उस समय भारत का जो सबसे महानतम हिंदू शासक जो दिखाई देता है वो था विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय को अपनी इस पुस्तक में उसने उस समय का सबसे महान या ताकतवर हिंदू राजा बताया है। तो ये सारी जानकारी जो है इसी पुस्तक मिलती है। कौन सी पुस्तक है वो? तुजुक ए बाबरी। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, तुर्की। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हुमायूं को किस युद्ध के बाद निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो हुमायूं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। और हुमायूं जैसा कि आपको पता है कि ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, इसी वजह से उसको सत्ता मिली थी, मुगल सत्ता। अब हुआ ये कि जब बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं शासक बनता है तो उसके जीवन में एक बड़ा संकट आता है। और संकट ये आता है कि उसे शेरशाह सूरी से युद्ध करना पड़ता है। और शेरशाह सूरी ने उसको 2 युद्ध से लड़े और दोनों ही युद्धों में उसको पराजित किया है। लेकिन एक युद्ध के बाद, मतलब दूसरे युद्ध के बाद ये होता है कि हुमायूं को भारत से बाहर भी भागना पड़ता है, यानी कि शेरशाह सूरी इसको भारत से बाहर भगा देता है। अब प्रश्न ये पूछा है कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा, यानी कि निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो चार ऑप्शन है। पहला है चौसा का युद्ध, दूसरा है कन्नौज का युद्ध, तीसरा है चुनार का युद्ध, चौथा है कालिंजर का युद्ध। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो 2 युद्ध दिए, एक चौसा का युद्ध और ये कन्नौज का युद्ध, या इसको बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये दोनों ही युद्ध हुमायूं और आपके शेरशाह सूरी के बीच लड़े गए थे। इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं को हराया था शेरशाह सूरी ने, मतलब शेरशाह विजयी रहा। और इनमें से जो पहला है वो 1539 में हुआ था और दूसरा है 1540 में हुआ था। और इस 1540 के कन्नौज के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में ही हुमायूं को फिर भारत से बाहर भागना पड़ा, यानी कि निर्वासन का जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, अकबर किस प्रसिद्ध सूफी संत का अनुयायी था? तो ये भी अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। किससे जुड़ा हुआ है? मुगल वंश के अगले शासक, अगले बादशाह अकबर के बारे में जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। और अकबर हुमायूं का पुत्र था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और मुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक या मुगल सत्ता का वास्तविक संस्थापक अकबर ही माना जाता है। अब प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो अकबर था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सांप्रदायिक रूप से एक सौहार्दपूर्ण शासन व्यवस्था उसने स्थापित की थी, वो किस प्रसिद्ध सूफी संत का अनुयायी था? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध सूफी संत था जिसको फॉलो करता था अकबर। 4 ऑप्शन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा बाबा फरीद, तीसरा शेख निजामुद्दीन औलिया, चौथा है शेख सलीम चिश्ती। तो याद रखिएगा, इनमें से जो चारों ही नाम दिए हैं सभी सूफी संत हैं अपने अपने समय के। और भारत में जो सूफी परंपरा है उसको स्थापित करने वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछा जाए तो उसका आंसर ऑप्शन ए होता है। ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्हें ही भारत में सूफी परंपरा का संस्थापक माना जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए प्रश्न की, तो प्रश्न में जो पूछा गया कि अकबर किसका फॉलोअर था, तो अकबर फॉलोअर था शेख सलीम चिश्ती का। तो चिश्ती संप्रदाय, सूफियों में भारत में बहुत सारे संप्रदाय हैं, 4-5 अलग अलग प्रकार के संप्रदाय हैं। उनमें से जो चिश्ती संप्रदाय है, चिश्ती सिलसिला, चिश्ती ग्रुप जो है, उस ग्रुप से ही जुड़ा हुआ एक संत दिखाई देते हैं हमको, वो है शेख सलीम चिश्ती। और ये जो शेख सलीम चिश्ती हैं, इन्हीं के अनुयायी थे कौन? अकबर। तो अकबर इन्हीं का अनुयायी था, ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है शेख सलीम चिश्ती। और इन्हीं सलीम के नाम पर, इन्हीं शेख सलीम के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो याद रखना है आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध चित्रकार भी था? तो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा मुगल शासक क्या था अपने समय का प्रसिद्ध चित्रकार? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अक्सर आता रहता है। याद रखिएगा कि मुगल काल में जो चित्रकला की एक तरह से शुरुआत करने वाला जो हमको मुगल शासक दिखाई देता है वो अकबर दिखाई देता है। लेकिन इनके बाद जो है कि प्रश्न में जो पूछा गया कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन था, तो वो था जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है जहांगीर। जहांगीर जो है उसके बारे में ऐसा देखने को मिलता है कि उसको बड़ा अपने आप पर एक गुमान था कि वो किसी भी चित्र को देख के बता सकता था कि उसके चित्र को किस व्यक्ति ने किस हिस्से को बनाया है। मतलब उसके दरबार में बहुत सारे चित्रकार मौजूद थे और अलग अलग चित्रकार अलग अलग तरह की कला बनाने में माहिर थे। जहांगीर को ये आइडिया था कि वो मतलब वो बोलता था स्वयं कि मैं किसी भी चित्र को देखकर बता सकता हूँ कि इसको कौन से हिस्से को किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। तो 4 ऑप्शन वही, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो जैसा मैंने बताया कि जहांगीर ही वो व्यक्ति है, वो मुगल शासक है जो बहुत ही महान चित्रकार भी हुआ करता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, हमारा अगला प्रश्न है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले मुमताज महल कौन थी ये जान लीजिए आप। मुमताज महल जो है वो शाहजहां की पत्नी थी। तो याद रखेंगे, शाहजहां की पत्नी का नाम हमको क्या दिखाई देता है? मुमताज महल। और ये जो मुमताज महल है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और ये जो मुमताज महल है आपको पता है कि शाहजहां की पत्नी है और इसकी जो कब्र है वो आगरा के ताजमहल में। तो आगरा का जो ताजमहल है वहीं पर शाहजहां की भी कब्र है और वहीं पर मुमताज महल की भी कब्र है। तो ये भी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। अब बात ताजमहल की हुई तो ताजमहल का निर्माणकर्ता या वास्तुकार का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो ताजमहल का जो वास्तुकार है वो हमको दिखाई देता है अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखेंगे उसका डिजाइनर कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। ये भी एक आपके लिए प्रश्न ही है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब फिर से वापस इस प्रश्न पर आ जाते हैं कि वास्तविक नाम क्या मिलता है हमको मुमताज महल का। तो मुमताज महल का जो वास्तविक नाम है देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, अर्जुमंद बानो बेगम, गुलबदन बेगम, रजिया या मेहरुन्निसा। तो मुमताज महल का वास्तविक नाम को दिखाई देता है क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो बेगम ही बाद में किस नाम से फेमस होती है? वो है मुमताज महल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम ही मुमताज महल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जिंदा पीर कहलाता है? तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न जो शासक दिए हैं यहाँ पर औरंगजेब, अकबर, शाहजहां और फारूक शेर, ये चारों ही मुगल शासक हैं। इनमें से कौन सा मुगल शासक है जो जिंदा पीर भी कहलाता है? तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जिंदा पीर कहलाने वाला जो मुगल शासक हमको दिखाई देता है वो है औरंगजेब। तो औरंगजेब को उसके धार्मिक गुणों के चलते जिंदा पीर भी कहा जाता है भारतीय इतिहास में। तो ये ध्यान रखना है कि औरंगजेब ही वो व्यक्ति है जिसको क्या कहा गया है? जिंदा पीर।
तो ये ध्यान रखना है। और ये इसके बारे में हमको दिखाई देता है कि औरंगजेब जब शासन कर रहा था तो इसका शासनकाल जो है ये एक तरह से देखा जाए तो मुगलों में अंतिम बहुत ताकतवर मुगल बादशाह यही दिखाई देता है। मुगलों में जितने भी बादशाह हुए उनमें से अगर हम बात करें बाबर, हुमायूं और इनसे क्रम लेकर के, तो अंतिम ताकतवर जो हमको मुगल बादशाह दिखाई देता है वो औरंगजेब, और इसके बाद ही मुगलों की सत्ता का पतन भारत से होने लगता है। तो बहुत सारे प्रश्न इससे जुड़े हुए बनते रहते हैं, तो याद रखिएगा जिंदा पीर कहलाने वाला मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कायर और घृणित शासक कहलाता है? तो ये भी एक इतिहास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पूछा गया कि निम्न में से कौन सा वो मुगल बादशाह है जो कायर और घृणित, मतलब उसके कामों के चलते उसको कायर और घृणित कहा गया है? तो पहला ऑप्शन औरंगजेब, दूसरा फर्रुखसियर, तीसरा मोहम्मद शाह, चौथा है रोशन अख्तर। तो याद रखेंगे जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह हुआ है वो जो है उसी को इतिहास में कायर और घृणित शासक की संज्ञा दी गई, यानी कि उसको कहा गया है कि वो कायर और घृणित था। और ये फर्रुखसियर ही है जो ऐसा पहला मुगल बादशाह दिखाई देता है जो सैयद बंधुओं की मदद से मुगल बादशाह बना था। तो ये जो सैयद बंधुओं का इतिहास मिलता है ये मुगल काल से जुड़ा हुआ इतिहास है, और ये दो सैयद भाई थे। तो ये दोनों जो हैं बाद में इतने ताकतवर हो जाते हैं मुगल काल में कि इन दोनों की मर्जी से ही कोई भी व्यक्ति मुगल बादशाह बन पाता था। इसलिए इन दोनों भाइयों को नृप निर्माता यानी कि राजा बनाने वाले या बादशाह बनाने वाले भी कहा गया। तो कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि किनको नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन है? सैयद बंधु। और इन्हीं सैयद बंधुओं की मदद से सबसे पहले मुगल बादशाह बनने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? फर्रुखसियर। और इस प्रश्न का भी उत्तर कौन है? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ये व्यक्ति है जिसको कायर और घृणित शासक इतिहास में कहा गया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ? तो प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और प्रश्न पूछा गया है कि नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों ही जो ऑप्शन है ये सब मुगल बादशाहों के नाम हैं। अब सबसे पहले तो ये पूछा गया कि नादिर शाह के बारे में कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया है। तो पहले तो आप नादिर शाह को जान लीजिए कि ये कहाँ से आया था। ये तो ये ईरान या फारस से आया था। तो ईरान से आया था, ये आक्रमण किया था इसने भारत पर। और कब आक्रमण किया? तो इसने 1739 में, तो वर्ष 1739 के आसपास इसने भारत पर आक्रमण किया था। कहां से आया था? ईरान से। तो ये ईरानी आक्रमणकारी था नादिर शाह। 1739 में इसने आक्रमण किया। अब प्रश्न ये पूछा गया कि जिस समय इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल बादशाह कौन है? तो इस समय जो हमको मुगल बादशाह दिखाई देता है वो है मोहम्मद शाह, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी हम जानते हैं। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी में मोहम्मद शाह आपको नाम दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह था? 4 ऑप्शन है, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जफर। तो ये चारों ही मुगल बादशाह हैं। अब प्रश्न पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, कौन सा युद्ध? पानीपत का तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761। याद रखेंगे, तीनों का वर्ष याद रखना है। प्रथम युद्ध हुआ है 1526 में पानीपत का, बाबर और आपको याद होगा इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा हुआ है 14 जनवरी 1761 को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तिथि भी याद रखना होगा कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा गया था भारत के मराठों के बीच। तो मराठों के बीच, और साथ ही साथ दूसरे साइड कौन है? तो अफगानी आक्रमणकारी आपको दिखाई देता है। और वो अफगानी आक्रमणकारी कौन है? उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली जो था वो एक अफगानी आक्रमणकारी था, अफगानिस्तान से आया हुआ था, और उसने 14 जनवरी 1761 को ये युद्ध लड़ा। किससे लड़ा? मराठों से। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। कब लड़ा गया? तो 14 जनवरी 1761 को। और इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी तरह से पराजय हुई, और इस पराजय के बाद मराठों की शक्ति भारत से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इस समय मुगल बादशाह कौन था? तो इस समय जो मुगल बादशाह हमको दिखाई देता है वो है शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे कि इस युद्ध के समय जो हमको मुगल बादशाह दिखाई देता है वो है शाह आलम सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह आलम सेकंड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा मरवाया गया था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वो कौन सा सिख गुरु है जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, अर्जुन देव, रामदास, अंगद या तेग बहादुर। तो याद रखिएगा कि सिखों के अंतर्गत हमको गुरुओं की परंपरा दिखाई देती है और इस गुरु परंपरा के तहत हमको 10 गुरु दिखाई देते हैं। तो सिख धर्म के अंदर गुरुओं की परंपरा है और इस गुरु परंपरा के तहत हमको कुल 10 गुरु दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे पहले गुरु हमको गुरु नानक देव दिखाई देते हैं और 10वें नंबर पे जो गुरु दिखाई देते हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु गोविंद सिंह ने ही तय कर दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति गुरु नहीं कहलाएगा, बल्कि उनका धार्मिक ग्रंथ जो है ग्रंथ साहिब, उसी को ही गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाएगा। तो तब से सिखों के लिए ग्रंथ साहिब ही उनके लिए क्या है, गुरु। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा कि किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाई गई। अब मैंने जैसा बताया कि सिखों में कुल 10 गुरु हुए हैं, इन से 10 गुरुओं में से 2 ऐसे सिख गुरु हैं जिनकी हत्या मुगल शासकों के द्वारा करवाई गई थी और उन दोनों गुरुओं का नाम आपको याद होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि उन दोनों की हत्या करने वाले कौन से मुगल बादशाह हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले गुरु कौन से हैं जिनकी हत्या मुगलों के द्वारा करवाई गई, तो पहले गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जो हैं वो 5वें नंबर के गुरु हैं सिखों के और उनकी हत्या करवाने वाला जो मुगल बादशाह है वो है जहांगीर। जहांगीर ने क्यों करवाया? तो जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था खुसरो, वो उसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और उस विद्रोह को समर्थन दिया था किसने? उस समय के सिख गुरु अर्जुन देव ने। और इसके चलते जहांगीर नाराज हो जाता है और उसने उनकी हत्या करवा दी। तो 5वें नंबर के जो गुरु हैं गुरु अर्जुन देव या अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई गई। तो पहले हैं वो। वहीं पर अगर बात करें कि औरंगजेब ने भी एक सिख गुरु की हत्या करवाई है और वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो औरंगजेब ने सिखों के 90वें नंबर के गुरु जो थे उनकी हत्या करवाई थी और 90वें नंबर के जो गुरु हैं सिखों के, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। तो गुरु जो तेग बहादुर हैं, जो कि 90वें नंबर के सिख गुरु हैं, उनकी हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने करवाई। और क्यों करवाई? तो इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के चलते, क्योंकि तेग बहादुर ने मना कर दिया था इस्लाम धर्म स्वीकार करने से। इस वजह से नाराज होकर के औरंगजेब ने हत्या करवा दी किसकी? तेग बहादुर की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी इतिहासकार का नाम क्या है? तो ये प्रश्न अकबर से जुड़ा हुआ है और अकबर से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर आते ही रहते हैं। अब पूछा गया है कि अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकबर वो मुगल बादशाह है जिसके दरबार में हमको 9 रत्नों की परंपरा दिखाई देती है। मतलब उसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान थे और उन्हीं 9 रत्नों में से एक उनका दरबारी इतिहासकार भी हुआ करता था। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वो दरबारी इतिहासकार कौन था। 4 ऑप्शन है, पहला बीरबल, दूसरा अब्दुल रहीम, तीसरा अबुल फजल, चौथा फैजी। ये चारों ही अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, याद रखेंगे। अब इतिहासकार के बारे में प्रश्न पूछा गया तो इतिहासकार जो था अकबर का वो था अबुल फजल। याद रखेंगे कि अबुल फजल जो था वो अकबर का दरबारी इतिहासकार था और उसने ही अकबर के ऊपर जो लिखा था अकबरनामा या आईने अकबरी। तो अकबरनामा या इसी को आप बोल सकते हैं आइन ए अकबरी। तो ये जो आइन ए अकबरी अकबरनामा है, इसको एक तरह से लेखक कौन दिखाई देता है हमको? अबुल फजल, और इसी ने इसको लिखा है और वो अकबर का दरबारी इतिहासकार माना जाता है। अबुल फजल और ये फैजी जो हैं सगे भाई थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर प्रश्न की बात करें कि दरबारी इतिहासकार कौन है, तो उसका उत्तर क्या होगा? अबुल फजल। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गुणों के आधार पर अकबर कहा गया? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी मुगल काल से जुड़ा हुआ है। और ये प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से वो कौन सा मुगल बादशाह है या मुगल राजकुमार है जिसको उसके गुणों के आधार पर क्या कहा गया है? अकबर। किसके आधार पर? गुणों के आधार पर क्या कहला रहा है? अकबर कहलाने वाला मुगल व्यक्ति कौन है? 4 ऑप्शन है, पहला शाह शुजा, दूसरा है दारा शिकोह, चौथा है हिंदाल और तीसरा है हिंदाल, चौथा है दानियाल। ये चारों ही मुगल राजवंश से संबंधित व्यक्ति हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसको उसके गुणों के आधार पर अकबर कहा गया। तो गुणों के आधार पर अकबर का मतलब यहाँ पर है कि जैसे अकबर जो है सभी धर्मों को लेकर के एक उदार व्यक्तित्व रखता था, वैसे ही एक और भी ऐसा मुगल व्यक्ति दिखाई देता है जो अन्य धर्मों को लेकर के सहिष्णु बना हुआ था। तो 4 ऑप्शन में से वो जो सही उत्तर है वो है दारा शिकोह। शाहजहां का जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उसे ही इतिहास में गुणों के आधार पर अकबर भी कई बार कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दारा शिकोह। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर की कब्र स्थित है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर की कब्र
कहाँ पर स्थित है। तो बहादुर शाह जफर के बारे में जान लीजिए सबसे पहले। बहादुर शाह जफर, जिसको वास्तव में इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, तो बहादुर शाह द्वितीय ही बहादुर शाह जफर भी कहलाता है, क्योंकि जफर के उपनाम से, जफर इसका टाइटल नेम था और इस उपनाम से ये कविताएं शायरियाँ लिखा करता था उर्दू और फारसी भाषा में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे कि ये जफर के उपनाम से कविताएं वगैरह लिखा करता था। प्लस एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये बहादुर शाह जो जफर है या बहादुर शाह जो द्वितीय है, यही मुगल वंश का अंतिम मुगल बादशाह है और इसी के शासनकाल में 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ था। यानी कि याद रखना है आपको कि इसी के शासनकाल में 1857 का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ और इस यही अंतिम मुगल बादशाह हमें दिखाई देता है। बाद में जब ये विद्रोह असफल हो जाता है तो अंग्रेजों ने इसको बंदी बना करके भेज दिया कहाँ, वर्तमान म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा। तो बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कर रहे हैं, उस म्यांमार की राजधानी रंगून में इसको भेज दिया और वहीं पर इसको निर्वासन का जीवन जीना पड़ा और बाद में उसकी मृत्यु भी वहीं पर होती है। तो क्योंकि इसकी मृत्यु वहीं पर होती है, इसलिए उसकी कब्र भी कहाँ पर हमको दिखाई देती है, रंगून या यंगून, जो कि एक समय तक राजधानी हुआ करती थी किसकी, वर्तमान म्यांमार की। तो याद रखेंगे कि इसकी कब्र कहाँ पर है, रंगून में। तो 4 ऑप्शन है, देखिए लाहौर, दिल्ली, काबुल और रंगून। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, रंगून में ही कब्र है किसकी, बहादुर शाह जफर की। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो आज हमने यहाँ पे सारे प्रश्न देखे हैं, ये सारे ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं और इनसे जुड़ी हुई जो बाकी बातें भी मैंने बताई उन पर भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो इन सारी ही तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब वीडियो के साथ बने रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।